नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं युद्ध के अर्थशास्त्र में। आपने देखा होगा विश्व स्तर पर कई देशों में युद्ध चल रहा है, कई देशों में अशांति है। वहां पर घरेलू आतंकवाद से वो बहुत अधिक परेशान है या अन्य तरीके से वो अर्थव्यवस्था काफी अधिक प्रभावित है, जिसको मेंटेन करने के लिए कई हमको संसाधन लगाने पड़ते हैं, जिससे हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एसेट्स हैं वो इस प्रकार की अशांति को निपटने के लिए यूज कर दिए जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो काफी अधिक डिक्लाइन हो जाती है। तो आज के हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में देखेंगे कि जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अशांत हैं या वहां गृह युद्ध या विदेशी युद्ध चल रहे हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं का एक्सपेंडिचर कहां पर है और जिन राज्यों में या जिन देशों में हम कह सकते हैं कि गृह युद्ध या विदेशी आक्रमण का प्रभाव नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे स्मूथली ग्रोथ पाथ पे चल रही हैं। तो इन दोनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आज जो ये युद्ध का अर्थशास्त्र है हमें कहां पर ले आया है और हमें क्या हिंट कर रहा है, हमें क्या बता रहा है। अभी भी हमको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अल्पकाल में अगर आप जानते हो या सोच सकते हैं तो अल्पकाल के अंतर्गत अल्पकाल में आपके लिए युद्ध लाभ देने वाला हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप ए देश पर अटैक करते हो और वहां के नेचुरल रिसोर्स को कब्जा कर लेते हो, तो शायद आपकी इकोनॉमी में वेल्थ ऐड हो जाएगी। सपोज दैट आप पेट्रोलियम उत्पादक देशों पे अटैक करते हो, सपोज दैट आप मिनरल्स जहां पे इनरिच कंट्री है उन पर अटैक करते हो, तो वो मिनरल या आपके पास पेट्रोलियम उत्पाद या अन्य वस्तुएं तो प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ह्यूमन कैपिटल का आप खो दोगे और शायद वो जो ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इकोनॉमिक जगत का, शायद वो आप खो दोगे। तो प्रारंभ में अर्थशास्त्रियों को लगता था कि वार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा संसाधन है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अल्पकाल में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दीर्घकाल की यदि हम बात करते हैं तो शायद आपके देश के साथ कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र आपसे ट्रेड करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपकी हिंसात्मक प्रवृत्तियां है और जिसके परिणाम स्वरूप लॉन्ग टर्म में आपका जो ये इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर है वो आपको ले डूबेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पकाल में इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर में आपको कुछ लाभ तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालीन अगर हम विचारधारा पे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर यही कहेगा कि दीर्घकाल में आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो हरदम अनफेवर रहेंगे और कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक लॉसेस में चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं भारत 2020 में केवल अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। अर्थात आज भारत जिसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो चीन और अमेरिका के बाद थर्ड रैंक पर है। तो कहीं ना कहीं हम भी इस इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर के अंतर्गत एक एसेट्स को रेडी किए हुए हैं ताकि अपनी हम रक्षा कर सकें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सोमवार को प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस के अनुसार, जो विश्व स्तर पर सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार पर नजर रखता है, अमेरिका ने विश्व स्तर पर सेना पर खर्च किए गए धन का 39% अमेरिका ने, चीन ने 13% और विश्व के हिस्से में भारत की हिस्सेदारी 3.7% है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका सैन्य पर ज्यादा अधिक खर्च कर रहा है, दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री चीन है और थर्ड स्थान पर आज भारत की हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं भारत को अपने डिफेंस, अपने देश के संसाधनों को बचाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। तो यहां पर एक इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि भारत को ये आवश्यकता है अपने संसाधनों को मेंटेन रखने के लिए ये खर्च कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यूएबिलिटी को बढ़ा रहा है। अमेरिका ने 2020 में $778 अरब
चीन ने 252 अरब डॉलर और भारत का जो सैन्य खर्च है वो 72.9 अरब डॉलर खर्च किया है। ठीक है, तीनों देशों ने 2019 की तुलना में अपने सैन्य खर्च में वृद्धि देखी है। यहां तक कि एक महामारी वर्ष के दौरान भी अगर आपको सैन्य खर्च में करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक ये गंभीर विषय है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज अगर सैन्य खर्च में एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, किसी कारण से बढ़ा रही है, तो आपको इस पर विचार पुनः करना होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। जबकि 2019 के बाद भारत के खर्च में 2.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और चीन के लिए वृद्धि 1.9% हुई, यानी भारत का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हुआ है, और अमेरिका ने 2019 के खर्च में 4.4% की वृद्धि की है, जो बहुत ज्यादा है। जबकि 2019 के बाद भारत के खर्च में, हाँ, SIPRI ने कहा कि एशिया और ओशिनिया में सैन्य खर्च 2019 की तुलना में 2020 में 2.5% अधिक था, और 2011 की तुलना में 47% अधिक है। अर्थात हम लोगों ने 50% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं इस वार से बचने के लिए, या वार से किसी कंट्री ने वार को प्रमोट करने के लिए। कम से कम 1989 के बाद से एक निरंतर ऊपर की ओर ये खर्च जारी है, और कहीं ना कहीं हमको इस प्रकार की एसेट्स बनानी पड़ रही है। अगर यही सैन्य खर्च में हमारी एसेट्स ना होती तो कहीं ना कहीं इस एसेट्स के माध्यम से, इस वेल्थ के माध्यम से हम कोई इंडस्ट्री या अदर एसेट्स डेवलप कर रहे होते, स्कूल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज डेवलप कर रहे होते, जहां पर हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल तैयार हो रही होती। तो ये कहीं ना कहीं वार के कारण या अन्य देशों की जो गलत रणनीतियां हैं, दूसरे देश के संसाधनों को कब्जा करने की प्रवृत्ति है, उससे बचने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार चीन और भारत, जिनका 2020 में इस क्षेत्र में कुल सैन्य खर्च 62% हिस्सा रहा है। अन्य शीर्ष खर्च करने वाले देशों में अगर हम रूस की बात करते हैं तो रसिया ने आपका 61.7 बिलियन डॉलर, यूके ने 59.2 बिलियन डॉलर, सऊदी अरब ने 57.5 बिलियन डॉलर, और इसके बाद जर्मनी और फ्रांस ने 53 बिलियन डॉलर से कम खर्च किए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को आप देखिएगा कि इनका एक्सपेंडिचर मॉडरेट है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स या अन्य जो आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो आयाम है उन पे खर्च करते जा रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों को जारी करते हुए SIPRI ने कहा कि कुल वैश्विक सैन्य खर्च पिछले साल से बढ़कर के 1981 बिलियन डॉलर हो गया है, और 2019 से वास्तविक रूप से 2.6% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, 2020 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले जो कुल मिलाकर के 62% के लिए जिम्मेदार थे, वैश्विक सैन्य व्यय है। तो वर्ल्ड में हम देख रहे थे कि मात्र 5 देशों ने 62% सैन्य व्यय में वृद्धि किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी वेल्थ है जो इस सैन्य व्यय में या वार के कंडीशन में खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को इफेक्टेड कर रही है। इसमें उल्लेख किया गया है कि विश्व सैन्य खर्च में 2.6% की वृद्धि एक वर्ष में हुई है, जबकि जीडीपी में 4.4% की वृद्धि हुई है। बड़े पैमाने पे कोविड-19 के बावजूद ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमने वार के लिए इकट्ठा किया है, युद्ध से बचने के लिए अपने सैन्य व्यय को बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं ये अशांति के लक्षण है, और इससे इकोनॉमिक स्पीड प्रभावित होना स्वाभाविक है। 2010 के बाद से अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP ने प्रमुख शोध विकसित किया जो हिंसा संघर्ष से आर्थिक नुकसान की गणना करता है। ठीक है, कई लोगों द्वारा बनाए गए मिथक को तोड़ दिया। पहले एक मिथक हुआ करता था कि जो वार है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। पहले एक मिथक हुआ करता था कि जो युद्ध का अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स ऑफ वार है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक एजेंट है। लेकिन नहीं,
1944 में आईएमएफ की मीटिंग, ब्रेटन वुड्स समझौता भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ वार केवल लॉस और लॉसेस ही लाता है और इससे बेनिफिट किसी भी देश को नहीं हो सकता है। जबकि कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों और कंपनियों को संघर्ष से लाभ हो सकता है, कुछ देशों को या कुछ व्यक्तियों को जो ये संघर्ष कराते हैं, लेकिन कभी भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये लाभ दीर्घकालिक लाभ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बहुसंख्यक इससे पीड़ित होते हैं, लोग दुखी होते हैं, और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वास्तव में वो ग्रेट ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता और आपकी इकोनॉमिक स्पीड श्योरली है कि नेगेटिवली प्रभावित होगी। तो इसलिए बहुसंख्यक को पीड़ित करके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आधारशिला नहीं रख सकते हैं, अर्थात आपको अर्थव्यवस्था में वार को रिड्यूस करना होगा और उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्पीड तभी बढ़ पाएगी। आज हमको विश्व कल्याण की बात करनी होगी, तभी हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ पाएंगे। न केवल मानवीय दृष्टि से बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रत्येक वर्ष आईईपी हिंसा और संघर्ष मॉडल के अपने आर्थिक प्रभाव का एक अद्यतन प्रकाशित करता है और जिसमें यह रिपोर्ट रखी जाती है। इस साल इसने पिछले वर्ष की तरह एक समान खोज दी गई। हर साल दुनिया हिंसा पर संसाधनों की एक अकल्पनीय मात्रा को बर्बाद कर दे रहा है। ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर बमबारी करता है, ठीक है, अपने सैन्य को छोड़ता है, गोला बारूद करता है। ये कितना अधिक एसेट्स, अगर एक कंट्री की हम बात करें, एक कंट्री जो अटैक कर रहा उसका वेल्थ तो डिस्ट्रॉय होता है, जिस कंट्री पर आपने अटैक किया उनका भी वेल्थ लॉस में चला जाता है। इस प्रकार युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होता है और किसी देश को फायदा नहीं होता है। 2016 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति समता यानी समानता, जिसे हम पीपीपी मॉडल भी कहते हैं, जो परचेजिंग पावर पैरिटी को दिखाता है, के संदर्भ में हिंसा और संघर्ष के कारण $14.3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ये देखिए 2016 का डेटा हमारे पास है और ये दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 12% है, जो केवल और केवल हमने युद्ध हिंसा में बर्बाद कर दिया है। न किसी ह्यूमन के काम आया, न नेचर के काम आया, न एनिमल्स के काम आया, तो ये केवल डिस्ट्रॉय हुआ है। ये दुनिया की हर चीज का सिर्फ 12.6% है जो उत्पादन और खपत कर सकता था। ये कहीं ना कहीं वेलफेयर को प्रमोट कर सकता था, ये कंजप्शन में कन्वर्ट हो सकता था, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन नहीं, ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा के आर्थिक प्रभाव की मात्रा निर्धारित की। हमने पाया कि 2016 में क्रय शक्ति समता में हिंसा की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत लगभग $14.3 ट्रिलियन है। अर्थात कहीं ना कहीं अगर हम किसी कंट्री पे वार करते हैं तो दोनों देशों को, ए देश ने वार किया बी देश पे, तो ए को तो लॉस होगा ही होगा, बी के संसाधन भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। और इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लागत थी वो $14.3 ट्रिलियन थी, जिसमें गुणक प्रभाव को भी हम शामिल कर ले रहे हैं। अर्थात एक जब हमारी एसेट समाप्त होती तो उसके परिणाम स्वरूप कितनी एसेट्स जनरेट होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो इस मल्टीप्लायर इफेक्ट को भी हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इस संख्या में न केवल युद्ध की लागत शामिल है बल्कि हिंसा के अन्य रूप, जैसे आपने देखा होगा आतंकवाद, आपने देखा होगा हत्या, आपने देखा होगा हिंसक अपराध, भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यह एक आर्थिक गतिविधि की एक बड़ी मात्रा है जो हिंसा के परिणाम को बनाने, नियंत्रित करने, उसे निपटने में खो जाती है। यानी हमारी इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किसके लिए? केवल वार से निपटने के लिए। जो एसेट्स, जो वेल्थ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्टिव एसेट्स थी, आज हम उसको क्या कर रहे हैं, वार में, हिंसा को मिटाने में या हिंसा करने में ही खर्च कर दे रहे हैं। जबकि देशों का एक समूह गृह युद्ध, जातीय हिंसा, आतंकवाद से पीड़ित है और अन्य संगठित अपराध और उच्च हत्या दर से तबाह हो गए हैं। आप विश्व के कोई कंट्री देख लीजिए जहां पर हिंसा हुई है, उनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी तरह बैठती चली जा रही है। आप देख लीजिए गृह युद्ध से परेशान कंट्रीज को, आप देख लीजिए जहां पर दो देशों के मध्य लड़ाइयां हुई है, वहां की इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई है और वहां के लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए हैं।
मानव, सामाजिक और आर्थिक लागत दोनों ही मामलों में अधिक है। ठीक है, जब आपका वार होता है तो आपकी ह्यूमन कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, आपकी सोशल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट, तीनों कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हिंसा से होने वाले परिणाम नुकसानों में सबसे बड़ी तत्काल बचत की जा सकती है। अगर इस प्रकार की हिंसा ना हो तो जो हिंसा में एसेट्स तबाह हो गई है, अगर उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम लगा देते तो शायद कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता, शायद कितनी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती, कितना स्किल्ड हमारे पास लेबर जनरेट हो जाता। इन डायमेंशन पे हमको विचार करना होगा। यहां वो जगह है जहां हिंसा और संघर्ष आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव के संदर्भ में कुछ अन्य घटनाओं की तरह है। केवल वित्तीय संकट या प्राकृतिक आपदाएं ही इसके नकारात्मक प्रभाव की बराबरी कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय संकटों के विपरीत जो आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं में आर्थिक गतिविधियों के प्रवाह की गहराइयों से बाधित कर सकते हैं, संघर्ष और हिंसा भौतिक पूंजी के समाज के भंडार को आज नष्ट कर दे रही है और यह हिंसा समाज के में जो एक प्रोडक्टिव एसेट्स है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन एजेंट है, उसको ही नष्ट करती चली जा रही है। इसके अतिरिक्त युद्ध का मानव पूंजी पर खोए हुए कौशल, क्योंकि जिस कंट्री में अगर वार हो जाएगा उस कंट्री का वास्तव में ह्यूमन डेवलपमेंट अब नहीं हो सकता। अब क्या होता, मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता, विस्थापन की प्रक्रिया अब और अधिक होगी और आघात के माध्यम से तत्काल और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव पड़ता, जिससे उबरने में किसी कंट्री को कई वर्ष लग सकते हैं या कभी भी ये उभर नहीं पाते हैं। मैं अगर एक कंट्री की बात करता हूं, यहां पर वार की बात करता हूं, एक केस स्टडी आपके साथ स्टडी करता हूं, सीरिया में संघर्ष की बात करता हूं, तो 2017 में किसी बड़े सीरियाई शहर की छवि आधुनिक युद्ध में छत की विशिष्ट सीमा को दर्शाता है कि एक सीरिया कंट्री था और जहां जिस कंट्री की यानी इकोनॉमी को पूरी तरह से वहां के युद्ध ने समाप्त कर दिया, बर्बाद किया। न केवल निजी घर और व्यवसाय नष्ट हो गए, बल्कि बिजली, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे भी मलबे में बदल गए और पूरी तरह से इकोनॉमी बर्बाद हो गई। शायद अब उसको उभरने में बहुत वर्ष लग जाएंगे। जबकि आईईपी के मॉडल के अनुमान है कि सीरियाई अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध की लागत वर्तमान में इसकी सकल घरेलू उत्पाद का 67% है जो इसको वहन करनी पड़ रही है। अर्थात युद्ध ने इकोनॉमी को 67% क्षति पहुंचा दिया और इकोनॉमी को 67% यदि क्षति पहुंचा दिया तो इसको उभरने में अब 10 वर्ष लग जाएंगे। लंबी अवधि की लागत बहुत अधिक होने की संभावना, क्योंकि संघर्ष के अंतिम निष्कर्ष में देश को फिर से बनने में अब दशकों लगेंगे और ये दशक बहुत मुश्किल से किसी कंट्री के लिए, बहुत मुश्किल का समय होता है किसी कंट्री के लिए। अधिकांश चुनौतियों का सामना करने के लिए 10% पर्याप्त होगा। इस पैसे को कहीं और खर्च करने का प्रति तथ्यात्मक तंत्र तांत्रिक है और इस राशि का मात्र 10% हमारे समय की कई बुनियादी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त होगा। यानी जितना हम वार पे खर्च कर रहे हैं उसका मात्र अगर हम 10% ही खर्च कर दें तो शायद हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होगी और उससे हम एक नए इरा पे पहुंच जाएंगे और हमारी इकोनॉमी में हर डायमेंशन में विकास दिखाई पड़ेगा। आखिरकार संघर्ष से होने वाले कुल नुकसान का 10% 1.43 ट्रिलियन का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऑस्ट्रेलिया की संपूर्ण जीडीपी के प्रवाह के बराबर होगी और दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो वार जो आपका लाता है उससे अर्थव्यवस्था एक नई 12 रैंक की अर्थव्यवस्था को आप डेवलप कर सकते हैं अगर ये वार जैसी घटनाएं ना संपादित हो तो। वैश्विक आधिकारिक विकास सहायता ओडीए के बढ़ाने के लिए उस 10% को स्थानांतरित करने की कल्पना करिए कि वार पे जो हम विश्व स्तर पर वार कर रहे हैं उसका मात्र 10% हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दें। इस प्रकार वैश्विक
गरीबी पर और संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए अमीरों से गरीबों देश को निर्देशित धन का लगभग 10 गुना करना होगा। या शायद जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक जलवायु वित्त में संसाधनों के प्रवाह को 3 गुना करना होगा। इस साल दुनिया ने सही दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इस वर्ष जीपीआई रिपोर्ट से आश्चर्यजनक खोज यह है कि मध्य पूर्व में चल रही मानवीय संकटों के बावजूद 2016 में शांति में बिगड़ने की तुलना में अधिक देशों में वृद्धि हुई है और 93 देशों की शांति में सुधार से लाभ हुआ है। तो यानी जिन कंट्रीज में रिजल्ट ये बताता है कि जिन कंट्रीज में वार या घरेलू हिंसा थी, उन कंट्रीज की इकोनॉमी निगेटिवली इफेक्टेड हुई है, प्रभावित हुई है, और जहां पे पीस काम किया है वहां की इकोनॉमी, यानी जहां पे वार नहीं था, वहां की कंपनी क्या की है, बूस्ट की है और बूम प्रदान हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज्यादा निगेटिवली प्रभावित कर रहा है, क्योंकि 93 देशों में 4 अरब से अधिक लोग रहते हैं और जिन्हें शांति में सुधार किया है। ठीक है, तो जिनमें से कई ने पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक हिंसा के स्तर के साथ साथ हत्या की दरों में कमी किया है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रवृत्ति तेज हो सके। शांति में मामूली सुधार के कारण हिंसा से होने वाले नुकसान के आर्थिक प्रभाव में 3% की गिरावट आई है, जबकि यह 3% सुधार हमें शांति के 2008 के स्तर के करीब कहीं नहीं रखता है। फिर भी यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 431 अरब डॉलर के बचत के बराबर मानी जाती है या हो जाती है। तो युद्ध के अर्थशास्त्र के प्रमुख योगदानकर्ता हिंसा के आर्थिक प्रभाव में वृद्धि का एक कम शांतिपूर्ण दुनिया को दर्शाती है, और हिंसा वैश्विक आर्थिक प्रभाव में 2 प्रमुख योगदान या रोकथाम से संबंधित है, सैन्य और आंतरिक सुरक्षा, जिस पर हम लोग अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था में हम घरेलू हिंसा से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उसके माध्यम से भी हमारी एसेट्स डेवलप नहीं हो पाती और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड प्रभावित होती है। जबकि जो अंतरराष्ट्रीय विश्व होते हैं उससे आपकी अर्थव्यवस्था में एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन या आपके वस्तुओं का मूल्य इतना तेजी से बढ़ता है, साथ ही साथ आपके देश से लोग ट्रेड करना कम कर देते हैं। तो इस प्रकार कई एजेंट हैं जो वार के साथ आते हैं और आपकी इकोनॉमी को मटिया मेट करके चले जाते हैं। कुछ देशों में बहुत अधिक, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया के आप देख लीजिए, सऊदी अरब के, अन्य बहुत कम कुछ उपसहारा देशों और जहां दंड से मुक्ति और कानून के शासन में कमी में व्याप्त है। तो आपने देखा होगा जो वहां का घरेलू कानून होता है वो कहीं ना कहीं हिंसा को मिटाने के चक्कर में रहता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड तेज हो सके, और यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड तभी बढ़ पाएगी जब हम घरेलू शांति को स्थापित कर पाएंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित कर पाएंगे, और तभी विश्व स्तर पर जो हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर पाएंगे और वैश्विक गरीबी पर हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ वार यही कहता है कि जिन कंट्रियों ने वार का सामना किया उनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड भी कम हुई है। लेकिन जिन कंट्रीज ने वार से अपनी दूरी बनाई है, शांतिपूर्ण माहौल को बनाया है, उन देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी स्पीडली हो रहा है और ह्यूमन कैपिटल भी वहां पर काफी अच्छा योगदान दे रहा है। सो मच, थैंक यू।